हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज़ाद आईएएस एकेडमी। आज़ाद आईएएस एकेडमी में आज मैं आपको लेकर आया हूं थार के मरुस्थल और थार के मरुस्थल के बारे में व्यापक और विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। थार के मरुस्थल में आज मैं यहां पर घूम रहा हूं और आपको भी थार के मरुस्थल ही नहीं वरन विश्व के सभी मरुस्थलों से परिचित कराऊंगा। और आज आप जानेंगे जितने भी प्रश्न बन सकते होंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उन सब पे भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और इसमें जो भी जानकारी हो उसको आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज भारत को जानेंगे बड़े नज़दीक से। मेरे द्वारा भारत दर्शन करवाया जाएगा आपको। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मैं आपको लेकर चलूँगा। भारत में यदि मैं हिमालय पढ़ाऊँगा तो हिमालय जाकर आपको पढ़ाऊँगा। मरुस्थल में खड़े होकर विश्व के सभी मरुस्थलों को पढ़ाऊँगा। तो आज बारी है एपिसोड नंबर 1 थार के मरुस्थल से विश्व के सभी मरुस्थलों को पढ़ने के लिए। तो विश्व के सभी मरुस्थलों के बारे में बताऊँगा, मरुस्थल निर्माणकारी शक्तियों के बारे में बताऊँगा। तो बड़े ही अच्छे से आप पूरे इस नज़ारे को देखिए। ये बहुत ही विस्तृत नज़ारा है। पीछे आप देख रहे हैं रेत का गहरा समुद्र आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको मैं एक रेत के टीले पे अभी खड़ा हूँ। बहुत बड़ा रेत का टीला है। उसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और निश्चिंत होकर के आपको मेरे साथ रहना है और रह कर के अंत तक आपको चीज़ों को जानना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विहंगम दृश्य को देखते हैं थार के मरुस्थल। हेलो एवरीवन, आज़ाद आईएएस एकेडमी की विशेष पहल भारत दर्शन के अंतर्गत आज हम थार मरुस्थल पे हैं। आप देख सकते हैं एक विस्तृत और व्यापक मरुस्थल आपके सामने है। यहाँ पर देखिए मरुस्थल के अंतर्गत मैं अवस्थित हूँ। अभी आपको मरुस्थल के बारे में पूरी जानकारी बताऊँगा। भारत ही नहीं वरन विश्व के सभी मरुस्थल और मरुस्थल निर्माणकारी शक्तियों के बारे में बताऊँगा। तो थार के मरुस्थल में आप देख सकते हैं कितना विशाल मरुस्थल है। ये रेत का समुद्र है। यहाँ पर देख सकते हैं मरुस्थल में भेड़ है ना। और यहाँ पर छोटे छोटे आप मरुस्थलीय वनस्पतियों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में मदार आपके सामने है, आप देख सकते होंगे। और आपको मैं पूरे मरुस्थल का एक बहुत ही बड़ा भूभाग दिखाने वाला हूं। आप देखिए जहां जहां तक आपकी नज़र जाएगी मरुस्थल ही मरुस्थल है। यहां पर कुछ आबादी भी है, मरुद्यान भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं एक रेत के टीले में अवस्थित हूं और देखिए एक बहुत ही विस्तृत भाग पूरा मरुस्थल है। और आज मैं मरुस्थल पे अवस्थित हूँ, आया हूँ आपको भारत दर्शन कराने। भारत के सभी भूभागों को मैं आपको घुमाऊंगा। सबसे पहले आज हम भारत दर्शन के एपिसोड 1 में थार के मरुस्थल के बारे में जानेंगे नहीं, बल्कि मरुस्थल निर्माणकारी शक्तियों के बारे में जानेंगे। विश्व के सभी मरुस्थलों के बारे में जाने में कहाँ पर कौन सा मरुस्थल अवस्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा भूभाग है, कितनी बड़ी आबादी है, मरुद्यान है। ठीक है, पूरा अभी आपको मैं धीरे धीरे पूरे मरुस्थल के बारे में दिखाऊँगा यहाँ पर। और इसके बाद में हमारी आपकी चर्चा होगी। डायरेक्टली मैं आपसे रूबरू हूँगा और आपको मरुस्थल के बारे में जितनी भी व्यापक जानकारी होगी दे सकता हूँ, दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक रेत के टीले पे खड़ा हूँ, एक बड़े ही विशाल रेत के टीले पे। और जस्ट आपको सामने से जा रहा है नेशनल हाईवे 64। नेशनल हाईवे 64 है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा विस्तृत और विशाल मरुस्थल है। बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र तो नहीं होते मरुस्थल। यहाँ पर बहुत न्यूनतम जनसंख्या होती है, गतिविधियाँ बहुत कम होती हैं। यहाँ पर वर्षा का अभाव होता है, जल का अभाव होता है। वनस्पतियाँ इसी कारण से नुकीली हो जाती हैं, पत्तियों को कांटे में परिवर्तित कर लेती हैं ताकि बाष्पीकरण बहुत तीव्र गतिविधि से ना हो। और इस प्रकार से मरुस्थल का एक विशाल रेत का समुद्र आपके सामने है। और इस रेत के समुद्र के बारे में, थार के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि थार भारत में लगभग 90% हिस्सा थार का है और इसका पाकिस्तान में कुछ हिस्सा है। और इस तरीके से विश्व के सभी मरुस्थलों के बारे में मैं सहारा मरुस्थल के बारे में बताऊँगा, अटाकामा मरुस्थल के बारे में बताऊँगा, पैटागोनिया मरुस्थल, सोनेरान मरुस्थल, इसके अलावा अरेबियन मरुस्थल के बारे में, गोबी मरुस्थल के बारे में, टकला का मकान मरुस्थल के बारे में, और विश्व में कितने प्रकार के मरुस्थल होते हैं उन सब के बारे में चर्चा करूंगा। तो ये आप पूरा विहंगम अवलोकन कीजिए पूरे मरुस्थल का। ये भारत की धारा है, भारत की भूमि है और भारत की भूमि में एक प्राकृतिक आकृति के रूप में थार का मरुस्थल आपके सामने है। और मैं थार के मरुस्थल से समग्र परिचय आज आपका कराने जा रहा हूँ। दरअसल आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि आपको पूरे भारत का भ्रमण कराया जाए। मैं यानी रवि प्रकाश आज़ाद आपको पूरे भारत का भ्रमण कराऊंगा और खुद जा करके आपको एक एक चीज़ें दिखाऊंगा, गहराई से बताऊंगा, समझाऊंगा। मरुस्थल के संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी आज हम मरुस्थल के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो है आपको धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये देखिए मेरे दृष्टिकोण से पूरे मरुस्थल आपके सामने है। पहले एक बार इस विहंगम दृश्य का नज़ारा ले लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज़ाद आईएएस एकेडमी।
आज़ाद आईएएस एकेडमी की तरफ से भारत दर्शन का एक नया प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है और आज भारत दर्शन के प्रोग्राम पे हम आ पहुँचे हैं थार मरुस्थल। आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्तृत थार का मरुस्थल है, विस्तृत रेगिस्तान पे खड़े हुए हैं। ये रेत का समुद्र है और आज यहाँ के माध्यम से आप मरुस्थल के बारे में विभिन्न प्रकार की जितनी भी जानकारियाँ होंगी, एग्जाम की भी वो पॉइंट ध्यान रखते हुए वो सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आप बहन थार मरुस्थल ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं, मरुस्थल निर्माणकारी शक्तियाँ सभी के बारे में जान पाएंगे। तो आज एक रेत के टीले में मैं खड़ा हूँ। थार का मरुस्थल जो विस्तृत है भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में, आज हम भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र पे हैं और इस क्षेत्र में पूरे थार के मरुस्थल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मैं विश्व के सभी मरुस्थलों के बारे में चर्चा करूँगा। आज़ाद आईएएस एकेडमी की ये पहल ताकि भारत दर्शन के माध्यम से मैं आपको भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ले जाऊँगा और जितने भी कंपटीशन है, जो प्रोग्राम है, जितना भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा। निश्चित तौर पे हमारे द्वारा प्रारंभ की गई इस पहल से आपको एग्जाम से संबंधित समग्र जानकारी मिलेगी। तो थार के मरुस्थल का एक विहंगम अवलोकन आप फिर करेंगे। आप देखिए जहाँ तक आप देख पाएंगे दूर दूर तक, तो यहाँ पर आपको मरुस्थल ही दिखाई देगा। मरुस्थल ही मरुस्थल बहुत ही विस्तृत है। आज इसके बारे में पूरा ये लेक्चर आपको सुनना है और अंत तक आप सुनने के बाद पाएंगे कि मरुस्थल से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आज रेगिस्तान और मरुस्थल के बारे में। इससे पहले आप देखते चलिए, मैं आपको मरुस्थल का ये पूरा टीला है, अभी इसके ऊपर हम जाएंगे और जा करके आपको मरुस्थल के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, ये टीला है, एक टीला भी मरुस्थल द्वारा बनाई गई आकृति होती है जो हवाओं के माध्यम से बनाई जाती है। निरंतर ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो मैं अभी एक बहुत ही बड़े टीले पर खड़ा हूँ और अभी इसके ऊपर काफ़ी चढ़ाई है, काफ़ी ऊँचाई है। तो अभी उसके ऊपर हम रेगुलर रूप से आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। सबसे पहले रेगिस्तान के बारे में कुछ रुचिकर बातें बताता हूँ। यहाँ पे बहन भारत में भी रेगिस्तान है, उसके अलावा विश्व के जितने भी रेगिस्तान हैं, यहाँ तक कि विश्व में 1/5 भाग जितना भी भूभाग है पूरे विश्व में, वैसे तो 70% से ज़्यादा जल है, लेकिन 29% के आसपास जो भूभाग है उसका 1/5वां भाग रेगिस्तान ही है। पूरे विश्व का 105वां भाग रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान में आप देख रहे हैं, आज जिस रेगिस्तान में हम खड़े हैं ये पूरी तरीके से रेतीला है। ये देख सकते हैं रेत का रेगिस्तान है। लेकिन क्या सिर्फ रेत के ही रेगिस्तान होते हैं? नहीं, रेत के अलावा भी 5 प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। उन सब 5 प्रकार के रेगिस्तानों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला रेगिस्तान तो जिस पे आज खड़े हैं, थार का रेगिस्तान हमारा रेतीला रेगिस्तान है। यहाँ पर देखिए आप, रेत ही रेत है। इसके अलावा कुछ स्टोनी रेगिस्तान होते हैं, पत्थर से बने रेगिस्तान होते हैं। ठीक है, सबके एग्जाम्पल बताऊँगा, कहाँ पर क्या अवस्थित है उसको भी बताऊँगा। मरुस्थल देखिए 2 प्रकार के, यदि हम लोग मूल रूप से देखें, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और शीतकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि देखा जाए तो 5 प्रकार के मरुस्थलों की आकृति होती है, जिनमें से सबसे पहला तो आप रेत का मरुस्थल जो कि आप देख रहे हैं। दूसरा होता है स्टोनी मरुस्थल यानी पत्थरों का मरुस्थल। देखिए मरुस्थल की यदि परिभाषा देखें तो मरुस्थल की परिभाषा है क्या चीज़? मरुस्थल की परिभाषा ये है कि जहाँ कोई गतिविधि ना हो। आप दूर दराज तक क्षेत्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं है, यहाँ पर मानव आवास न्यूनतम है, जनसंख्या न्यूनतम है, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम है भी तो बहुत नुकीली वनस्पति है, कांटेदार वनस्पति है यहाँ पर। ठीक है, अभी वनस्पतियों से भी अवगत कराएंगे। यहाँ पे वनस्पतियाँ जो आपको मैं दिखाऊंगा जितनी भी पॉसिबल होंगी। तो मरुस्थलीय वनस्पतियों के बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा आपको मरुस्थल के प्रकार में बता रहा था, तो सबसे पहला प्रकार होता है रेतीला मरुस्थल, जिस मरुस्थल में आज हम खड़े हैं। दूसरा प्रकार का मरुस्थल होता है स्टोनी मरुस्थल यानी कि पत्थरदार मरुस्थल। कभी नेट पर जाके इसे सर्च कीजिएगा। इसके अलावा रॉकी मरुस्थल होते हैं, रॉकी चट्टानी मरुस्थल होते हैं। इसके अलावा सैंडी मरुस्थल जो कि है और माउंटेन, इसके अलावा बेडलैंड एरिया जो कि नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ओवरऑल मरुस्थलों के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में हम मरुस्थलों को विभाजित करते हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और मरुस्थल के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पे क्वेश्चन यूपीएससी में आता है कि जो मरुस्थल है वो 30 डिग्री अक्षांश के पास, उत्तरी हो या दक्षिणी हो, वहाँ पर अधिकतर अवस्थित होते हैं। वास्तव में जो ग्रीष्मकालीन और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं वो 15 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य अवस्थित होते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि मरुस्थल जो है पश्चिमी तट पे ही क्यों होते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आज जानेंगे और मेंस का एक बाकायदा आपको आंसर आज जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मरुस्थल निर्माणकारी शक्तियों के बारे में जानेंगे कि मरुस्थल का निर्माण होता कैसे है, क्या कारण है कि मरुस्थल का निर्माण होता है। सबसे पहली चीज़ वर्षा का अभाव। वर्षा बहुत कम होती है, 10 डिग्री
सेंटीग्रेड से भी कम वर्षा होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और थार का तो एक कारण है क्योंकि थार में पहले थार का मरुस्थल बहुत ही उपजाऊ मैदान हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब कालांतर में अरावली पर्वत श्रेणी का समानांतर होना ये भी एक कारण है, जिसके कारण से अरब सागर से आने वाली मानसूनी शाखा यहाँ पर जल प्रवाह नहीं करा पाती, जल नहीं हो पाता, समानांतर होने के कारण अरब सागर की शाखा निकल जाती है। लेकिन विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं वो 30 डिग्री अक्षांश के पास क्यों अवस्थित है? क्या कारण है कि जितने भी मरुस्थल हैं वो 30 डिग्री अक्षांश और पश्चिमी तटों में ही पाए जाते हैं? पहला कारण क्या है? जो व्यापारिक पवनें हैं वो अपतटीय होती हैं। व्यापारिक पवनें आप जानते होंगे, विंड सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में व्यापारिक पवनें बहते हैं। और ये व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? ये सारी की सारी व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड जो भी होती हैं, ये सभी ट्रेड विंड अपतटीय होती हैं, यानी स्थल से समुद्र की तरफ जाती हैं, जिसके कारण से कभी बारिश नहीं करा पाती हैं। इस चीज़ को लेकर के आप जानते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण, ये डिग्री के पास आपका जो जितना भी 30 डिग्री के पास जो पवनें हैं जो डोलड्रम से आती हैं या 0 से 5 डिग्री के पास से जो गर्म होकर पवनें ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद 30 डिग्री के पास गिरती हैं, जिसको हम हेडली चक्र बोलते हैं। हेडली चक्र के कारण से पवनें क्या होती हैं? नीचे आकर बैठती हैं और बैठने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर जोन बनता है, जिसके कारण से वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। दूसरा कारण ये है। तीसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो ठंडी वेव्स होती हैं इन महासागरीय धाराओं के कारण से भी क्या होता है? इनके कारण भी आपका जो ओशनिक करंट होता है उसके कारण भी आपका मरुस्थलों में बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा का अभाव होता है। तो यही सब महत्वपूर्ण कारण है जिनको आप अपने आंसर राइटिंग में इनबिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हम पूरे विश्व के जितने भी मरुस्थल होंगे उनकी लिस्ट में बताऊँगा। इससे पहले आइए चलते हैं, मैं आपको मरुस्थल का नज़ारा दिखाता हूँ कि ऊपर चल के क्या है। थोड़ा रेड का टीला है और इसको चढ़ने में थोड़ा सा हमें जटिलता हो, पर हम लोग चढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो थार के मरुस्थल के इस टीले के ऊपर हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और देखिए ऊपर पहुंच रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं इस मरुस्थल के ऊपर क्या क्या विस्तार है इसका। यहाँ से आप विस्तार देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए बिल्कुल विस्तृत है, दूर दूर तक आपको कुछ सिर्फ और सिर्फ टीले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती है, मरुद्यान है यहाँ पर, उस मरुद्यान के बारे में हमारी पूरी चर्चा हो। विस्तार है भागी, वो हम जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। देखिए 90% जो है ये भारत में है, 10% आपका पाकिस्तान में सिंध और पंजाब प्रांत में अवस्थित है। भारत की बात करें तो राजस्थान में 90% हिस्सा पूरा थार मरुस्थल का आपका अवस्थित है। इसके बाद हरियाणा, गुजरात और पंजाब, ये 2 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मरुस्थल आपको विस्तृत हुआ दिखाई देगा। ऐतिहासिक महत्व की बात किया जाए तो जब अंग्रेज़ों द्वारा भारत का एक्वायर कर रहे थे धीरे धीरे, तो इस मरुस्थल के कारण सिंध प्रांत को जीतने में अंग्रेज़ों को बहुत टाइम लग गया, बहुत समयावधि हो गई। कालांतर में जब सिंध को अंग्रेज़ों ने जीता तो थार मरुस्थल उनके हिस्से में आ चुका था। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो कि मरुस्थल द्वारा खुद बनाई जाती है, जैसे बरखान हो गया जिसके बारे में हमने चर्चा की है। बरखान के अलावा रेत के टीले होते हैं, देख सकते हैं रेत के टिब्बे हैं, हवा के द्वारा निरंतर इनकी आकृतियों में परिवर्तन किया ही जाता है, ठीक है। तो मरुस्थलाकृतियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी हम आने वाले समय में क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये जितना बड़ा थार का मरुस्थल है 2,85,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में यदि पूरों को सौर पैनल से ढक दिया जाए तो पूरे भारत की जो विद्युत है वो पूरी विद्युत का ऊर्जा केंद्र बन सकता है। यानी कि यहाँ पर दिन के समय टेम्परेचर लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और ठंडियों में रात के समय बहुत ठंडा हो जाता है ये क्षेत्र। तो ओवरऑल हमारी पूरी चर्चा होगी इन सब चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जल के अभाव के कारण से इंदिरा गांधी नहर जो है परियोजना हरिके बैराज पंजाब से सतलुज और ब्यास के दोनों के संगम से बनाई गई है। उसके बाद से क्षेत्र काफ़ी हरा भरा हुआ है और यहाँ पर नहरों का जाल बाकायदा बनाया गया। तो 649 किलोमीटर लंबी यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि गंगानगर वाला जो क्षेत्र है पूरा आज के टाइम पे हरा भरा क्षेत्र दिखाई देता है। उसके बारे में हमारी चर्चा होगी ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको विश्व के सभी मरुस्थल से परिचित कराने का प्रयास करूँगा। विश्व में देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया पूरे विश्व का 1/5 भाग पूरा मरुस्थल ही है, ठीक है। इसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे चाइना में जो मरुस्थल है। चाइना में एक शीतकटिबंधीय मरुस्थल है जिसको गोबी का मरुस्थल कहा जाता है, और एक मरुस्थल है आपका टकला मकान मरुस्थल। तो ये दोनों मरुस्थल आपको याद रखना है, ये दोनों मरुस्थल चाइना के मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल और दूसरा टकला मकान मरुस्थल। इसके बाद यदि आप
उसके जस्ट बगल पे जाए पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्र में, पश्चिमी एशिया या फिर हम कहें कि नॉर्थ अफ्रीका, वाना कंट्रीज़ में जाएँ तो वाना कंट्री में बहुत सारे मरुस्थल हैं, जिसमें से कुछ मरुस्थल के नाम मैं बताऊँगा। एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट है जहाँ पर लगभग 8 कंट्री हैं, अरेबियन अरब का मरुस्थल, अरब रेगिस्तान, जहाँ पे सऊदी अरेबिया है, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, कुवैत, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं, जो ओमान हो गया, वहाँ पर बहरीन हो गया, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो वहाँ पर अवस्थित है। तो उन सब की भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। रब खाली का मरुस्थल, ये भी सऊदी अरब, ओमान और यमन इन कंट्री पर अवस्थित है, रब खाली का मरुस्थल। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 80% मरुस्थल ही है, बाकी का जितना भी ऑस्ट्रेलिया की आबादी रहती है वो पूरी तटीय क्षेत्रों पर रहती है। आपको नाम भी पता होगा, एग्जाम में लगातार पूछे भी जाते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है आपका, इसके अलावा ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, गिब्सन और सिप्सन, ये 2 मरुस्थल और हैं। तो 4 मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इसके बाद आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण मरुस्थल जो अमेरिका में है, अमेरिका में आपको पता है ग्रेट बेसिन एक मरुस्थल है। इसके अलावा सोनेरान का मरुस्थल है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में आपका अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यदि आप जस्ट और नीचे आएंगे तो वहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। पहला मरुस्थल है आपका पैटागोनिया का मरुस्थल, आप जानते होंगे अर्जेंटीना में अवस्थित है। और अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो कि पेरुवियन जो ठंडी जलधारा है उसके कारण से वो मरुस्थल का निर्माण होता है और एल नीनो जलधारा से काफ़ी संबंधित है और जुड़ाव रखता है। आपको पता है जब एल नीनो आता है, एल नीनो के दौरान अटाकामा मरुस्थल में बहुत बड़े स्तर पर बारिश होती है। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित मरुस्थल है और ये आपका जो पेरू कंट्री है और चिली है, ये सबके साझा बहुत बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख मरुस्थल हैं, जैसे कि दस्तलुट, ये ईरान में अवस्थित है। दस्तलुट के बाद सहारा रेगिस्तान, 11 कंट्रियां सहारा रेगिस्तान से जुड़ाव रखती हैं। ओवरऑल देखा जाए शीत और उष्णकटिबंधीय में तीसरे नंबर पे आता है और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पहले नंबर पे आता है। तो 11 कंट्री हैं इसमें, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका वाला पूरा जितना जोन है वो सारा इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा ग्रेट बेसिन यूएसए में है, मोहाबे मरुस्थल यूएसए में है, सोनेरान मरुस्थल आपका यूएसए और मैक्सिको में अवस्थित है, नजका मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका में है, पैटागोनिया आपका मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। तो इस तरीके से पूरा नूबियन मरुस्थल आपका अफ्रीका में है, कालाहारी, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अमेरिका में है। इसके अलावा नाबी मरुस्थल और लीबिया का मरुस्थल, जितने भी मरुस्थल है ओवरऑल अवस्थित है। तो हम थार की बात कर रहे हैं, हम थार में अवस्थित हैं। आप देख सकते हैं पूरा विशाल जितना भी क्षेत्र है थार का है। तो थार में आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं वो समय के साथ साथ कटीली हो जाती है। कारण ये होता है कि यहाँ पे जल का मूल रूप से अभाव होता है, नितांत अभाव होता है जल का। तो जल का अभाव क्यों होता है और जो पत्तियाँ होती हैं नुकीले क्यों हो जाती हैं, यहाँ की वनस्पति नुकीली वनस्पति क्यों पाई जाती है? कारण ये होता है कि जो पत्तों की पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियों में जलरंध्र होते हैं और जलरंध्रों के द्वारा वाष्पीकरण किया जाता है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जल का अभाव है, तो जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है अपनी पत्तियों को कांटे में बदल लेती हैं। कांटे में बदल लेने के कारण उनमें क्या होता है, कांटे में बदल लेने के बाद उन वनस्पतियों में जल की मात्रा जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण से ज़्यादा नहीं होती है, गति रुक जाती है उसकी, जिसके कारण से इस परिस्थिति और क्लाइमेट पे भी वनस्पति जिंदा रहती है। तो यहाँ की मरुस्थली कटीली होती है, थोड़ा मांसल होती है। यहाँ पर आपका नागफनी हो गई, ठीक है, मांसल प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, मदार भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और भी जितनी भी कटील। तो ये आप देख सकते हैं मरुस्थल निर्माणकारी जो संरचना है उसमें टीले की एक अहम भूमिका होती है। और टीला निरंतर जो है पवनों के द्वारा बनाया जाता है और समय के साथ साथ टीले जो है, कभी आप मरुस्थल के इस समुद्र में खो जाएं तो आप ये भी पाएंगे कि कभी कभी आप जो है गुम हो सकते हैं, क्योंकि टीले की एक पर्टिकुलर कोई अपनी पहचान नहीं होती। तो अभी टीले से मैं नीचे उतर रहा हूँ, नीचे बहुत ही विशाल मरुस्थल मेरे सामने है और इसके बारे में मैंने आपको आगे जो है पूरी गहन चर्चा करूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और आज जो आप जानेंगे तो इससे आप जो है मरुस्थल से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा, आपको बताऊंगा कि विश्व के बड़े बड़े मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है, उनकी लोकेशंस क्या हैं। और मरुस्थल वास्तव में बहुत रोमांचकारी जगह है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यहाँ की वनस्पतियों की है। और वनस्पतियाँ जो हैं, जैसे जैसे आप मरुस्थल के उन क्षेत्रों में पहुँचेंगे जहाँ पर जल का निरंतर बहुत ही बड़े स्तर पर अभाव होता है, वहाँ पर जितनी भी वनस्पतियाँ हैं सब अपने आप के उनकी पत्तियाँ जो हैं कांटे में बदल जाती हैं। कारण कांटे में बदलने का यही है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मंदार बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में मंदार है।
और यहाँ पे छोटी वनस्पतियाँ भी हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और इन वनस्पतियों की विशेषता ये है कि इन्होंने अपने आप को, अपने पत्तियों को कांटे में बदल लिया है। कारण ये है ताकि इनके पास जल का अभाव है, पानी है नहीं, पानी नहीं होने के कारण से ये नुकीले, जो इनके नुकीले कांटे हैं वो जल का वाष्पीकरण नहीं होने देते हैं, जिसके कारण से कम जल पर भी अपने आप को सर्वाइव करके रखती हैं। ठीक है। और इनकी जड़ें भी निरंतर जितना नीचे जाना होता है, जल को सर्च करने, ढूंढते हुए नीचे गहरी जाती रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की वनस्पति मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये वनस्पति है। अभी आपको मैं मुलाकात कराता हूँ यहाँ के एक स्थानीय है, और अभी ये अपना नाम बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय कुमार जांगीड़ है। तो विजय जी हमारे साथ में है, और ये इस मरुस्थल से काफ़ी चिर परिचित है। यहाँ की वनस्पतियों के बारे में अभी आपका परिचय कराएंगे। और विजय जी आप बताइए कि यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, मरुस्थल में किस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं, क्या क्या यहाँ पे आप लोगों को जब बहुत गर्मी होती है या फिर जब बारिश नहीं होती है, जल का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाता है, तो कैसी परिस्थितियाँ और किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? यहाँ पर देखिए, फ़िलहाल जैसे बरसात अभी नहीं हो रही है, तो इसके कारण जैसे कि अभी कोई वनस्पति यहाँ नहीं है, जैसे कि खेती हो या कुछ ऐसा नहीं, अपने उस उपजाऊ पौधे निर्माण नहीं कर सकते। खाली जैसे कि यहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं, और ये आक है, और ये रेगिस्तान की ये जो आप देख रहे हो, इसे बूही कहते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, ताकि ये वनस्पति है जो अपनी गहरी जड़ों के कारण जीवित है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी नुकीली है, ताकि वाष्पीकरण कम से कम हो और ये जीवित रह सके जी। और ज़्यादा बरसात आने से मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये वनस्पतियाँ अपने आप को उसी में सुरक्षित रख सकती है, कम पानी में भी ये जीवित रह सकती है। जी जी जी। तो ये रेगिस्तान की सबसे बड़ी कमी मान लीजिए कि वनस्पतियाँ जो है अपने आप को आकार में ढालकर ही जीवित रह सकती है। जी जी। नहीं तो यहाँ पर जो इनका है बहुत मुश्किल से यहाँ पर लग सकती है। तो विजय जी मुझे ये बताइए, यहाँ पर जीव जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह या सांप वगैरह, या फिर समय समय पर आपको आए दिन किन किन जंतुओं का सामना करना पड़ता है रेगिस्तान में? सर रेगिस्तान में जैसे कि सांप है, बिच्छू है, ज़्यादातर बिच्छू और सांप वगैरह ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको रहने के लिए सांप ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो टीले के अंदर घुस जाता है, नीचे ठंडी जगह के अंदर चला जाता है, और बाद में वो ऊपर आ जाता है। और ये यहाँ पर छोटी रेंगने वाली छिपकली आपको मिलेगी, जो अधिक तापमान में जीवित रह सकती है। जी। बाकी आपको इसके अन्य जो जीव जंतु है वो यहाँ नहीं मिलेंगे। हाँ, यानी यहाँ पर ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो अधिक तापमान को सह सके। अच्छा, आज बेजी जैसे हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है वो कितने बड़े स्तर पर पहुँचता है, और इनको किस तरीके से उसको ये लोग सहन करते हैं? देखिए साहब, गर्मियों का जो टेम्परेचर है, आप ये मान के चलिए कि अत्यधिक गर्मी के अंदर ये टिल्ला इतना गर्म हो जाता है कि 50 से अप हो जाता है, इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव चला जाता है तापमान। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी, टिल्ला धीरे धीरे गर्म ठंडा हो जाएगा। जी। तो ये पानी की तरह नहीं है कि धीरे ठंडा हो और धीरे धीरे गर्म हो। एकदम से गर्मी आने पे एकदम गर्म हो जाता है टिल्ला। जी जी। और एकदम ठंडी होने पर ये एकदम ठंडा हो जाता है। तो रात के समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है? समय टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। आपको इस टिल्ले के ऊपर रात को आप आओगे, रेत उठाओगे तो आपको ठंड लगेगी बिल्कुल, और दिन के समय में अगर आप आते हो तो आपको एकदम गर्मी लगेगी, आप चल नहीं सकते नंगे फिर इसके ऊपर। जी। इतना गर्म होता है। विजय जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जब यहाँ पर बारिश होती है, आप देख रहे होते हैं बिहार में बाढ़ आई हुई होती है, या फिर अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि आपका जून का महीना जो होता है, जब मानसून का आगमन भारत में हो जाता है, तो यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ होती हैं, आप कैसा यहाँ पे महसूस करते हैं? साहब, मानसून कैसा है कि पिछले 4-5 सालों में हमारे बरसात बहुत कम हो रही है। जी। और बरसात कम होने का कारण ही मेन पेड़ पौधों की कमी है। जी जी। अगर राजस्थान में भी अगर आप देखे जाएँ तो अगर बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगा दिए जाएँ तो कुछ मानसून आ सकता है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन इस बार जो बरसात है थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन इतनी खास नहीं हुई है बरसात, जिसके कारण कि किसानों का किसी प्रकार से फसलों को नुकसान होने वाली बात है। फसल के कारण यहाँ बहुत कम बरसात हो पा रही है, जिसके कारण जीवन जो है लगभग बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है हम लोगों का। तो जहाँ कोई ट्यूबवेल का पानी का हो वहाँ साधन है, बाकी खेती के लिए यहाँ पर लगभग जो खेती है, लगभग खेती सबकी सब बरसात पर ही निर्भर होती है। तो जैसे कि विजय जी ने बताया कि यहाँ पे बरसात पे खेती बहुत निर्भर है, लेकिन बरसात होती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नहरों की क्या भूमिका है? क्या नहर सरकार के द्वारा इस पे जल की व्यवस्था कराई जाती है, या फिर किसान खुद अपना कार्य करते हैं? साहब, जल का ऐसा है कि यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है और हमारे यहाँ राजकनाल नहर है, गंगकनाल नहर है, तो इन्हीं से ही काश्तकारों को पानी मिलता है फसल के लिए। वो भी
अभी पिछले 2 महीनों से 40 दिन के अंतराल में पानी आया है। बाकी जिसके पास अपना खुद का ट्यूबवेल है, जहाँ पानी ज़मीन में खारा नहीं है, वो तो अपना कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, तो वो अपना कैसे भी करके फसलों को उगा लेता है। लेकिन बगैर बरसात के और बगैर इसके फसल हो नहीं पाती है। मेन मुख्य कारण फसल बरसात पे है, क्योंकि बरसात नहीं होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो फसलें नष्ट हो जाती है। इसी के कारण यहाँ के किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी, क्योंकि नहरों के पानी हर स्थान पे नहीं जा सकता है, क्योंकि रेतीले स्थान है। तो लगभग जो कृषि है वो रेतीली कृषि है, इसके कारण वो वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए पानी बहुत कम है। तो विजय जी, अब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप मरुस्थल देख रहे हैं, लगातार मरुस्थल का आपको अनुभव है, तो आपको क्या लग रहा है कि मरुस्थल निरंतर बढ़ रहा है या घट रहा है? ऐसा क्या लग रहा है आपको? मरुस्थल का ऐसा है जी, जो मरुस्थल जहाँ था लगभग कोशिश की जा रही है किसानों द्वारा, सरकार के द्वारा भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाए, ताकि जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ पर उसको पौधा रोपण, पेड़ रोपण या कोई बाग लगाकर कैसे अपना वो कृषि भूमि लायक उस जमीन को बनाया जाए। और इसमें भी सरकार भी प्रयासरत है, और किसान खुद भी ये चाहता है कि मुझे रेगिस्तान के अंदर भी ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगाए, जैसे खजूर है, एलोवेरा है। आजकल किसान है जो एलोवेरा और खजूर की खेती करने लग चुके हैं, ताकि उनको उससे भी आमदनी हो और कम पानी में अच्छी फसल उपजाऊ भूमि को भी तैयार किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार के द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं बड़े स्तर पर। देखिए, जब पेड़ पौधे लगेंगे तो रेतीली जितनी भी ज़मीन है, एक तो सबसे पहली चीज़ अपरदन कम होगा, इसका कटाव बड़े स्तर पर होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बैडलैंड जो है मरुस्थल होते हैं, बैडलैंड डिजर्ट होते हैं, वैसे भारत में तो नहीं है, ये यूएसए में है, आपका कोलोराडो नदी है वो बनाती है इसको। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो मरुस्थलीकरण कहीं ना कहीं पे आने वाले समय की एक समस्या भी बन सकता है। और निरंतर इसका आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो इस विशाल क्षेत्र पर कभी फैली हुआ करती थी, तो एक कारण ये भी बताया हमारे इतिहासकारों ने कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण मरुस्थलीकरण का बनना है, जलवायु परिवर्तन है ना। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मरुद्यानों का विकास किया जा रहा है। आप इस विशाल थार के मरुस्थल पे जब कभी घूमेंगे तो आप पाएंगे कि बीच बीच में बस्तियां हैं, वहाँ पे मरुद्यान है। और यहाँ पर आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इतने बड़े मरुस्थल पे जो ऊँट है, ऊँट की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से ऊँट यहाँ पे सहायक होते हैं? ऊँट देखिए, वैसे तो किसान के लिए रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है इसे, क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। और वह आसानी से रेगिस्तान के ऊपर दौड़ सकता है। और ऊँट की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो बगैर पानी पिए 7 दिनों तक प्यासा रह सकता है, क्योंकि उसके पेट में खैली होती है जो उससे निरंतर पानी की जो उपलब्धता है वो करवाती रहती है। तो इसलिए ऊँट हमारे लिए ये मान के चलिए कि एक तरह से जहाज ही है। हमें खेती के अंदर जो भी कार्य करने पड़ते हैं तो रेगिस्तानी भूमि के अंदर ऊँट आराम से आवाजाही के लिए सबसे बेहतरीन साधन है। तो आपको विजय जी के द्वारा बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी गई, विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ख़ास बातचीत जो हमने विजय जी से की, इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई। आने वाले समय में आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी जाएगी। हम नदियाँ पढ़ाएंगे, नदियों में जाकर के, हिमालय में जाकर आपको हिमालय पर्वत के बारे में बताएंगे। तो इस दौरान हमारा जो यात्रा है, हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा, जो थार मरुस्थल से लेकर के जितने भी मरुस्थल है आगे चल करके, इसके अलावा भारत की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, प्राकृतिक धरोहरें हैं, या फिर भारत से संबंधित जितनी भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपकी यात्रा कराएंगे और बाकायदा आपको चीज़ों को समझाएंगे। तो थार मरुस्थल के आज इस विषय वस्तु पर, इस एपिसोड में आपको काफ़ी चीज़ें हमने बताया। मरुस्थल के निर्माणकारी शक्तियों से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित कई चीज़ें मैंने बताया आपको। जैसे कि सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि मरुस्थल का निर्माण होने का सबसे पहला कारण है जल का, वर्षा का कम होना। और वर्षा के कम होने के कई कारण होते हैं। एक घटना जो मरुस्थल पे होती है, तापक्रमण व्युत्क्रम की घटना होती है। तापक्रम कम हो जाता है, और तापक्रम व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि जब भी हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। लेकिन मरुस्थल में क्या होता है, दिन के समय में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो तापक्रम व्युत्क्रमण की घटना होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना होती है, और उस घटना के कारण भी यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, कन्वेंशनल बारिश भी नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से यहाँ पर आप मरुस्थल में देख रहे होंगे चीज़ों को। यहाँ पर देखिए आसपास का इलाका, आपको यहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ भी मिल जाएंगी, इन्हें मरुद्यान कहते हैं। ठीक है, बीच बीच पे पानी मिल जाएगा, पानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपस्थित मिल
मिल जाएंगी। तो थार के मरुस्थल में आज हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताई, विश्व के मरुस्थलों से आपको अवगत कराया, विश्व के मरुस्थलकारी जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं, मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताया। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी और आने वाले समय में मैं आपको नदियों से परिचित कराऊंगा, देश के मंदिरों से परिचित कराऊंगा, देश की सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराऊंगा। उन सभी विभिन्न चीज़ों से हमारा परिचय होगा जो आने वाले समय में अपने आप में एग्जाम के व्यू पॉइंट से, देश के दर्शन के व्यू पॉइंट से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और हम अब आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा आपको पूरा देश भ्रमण कराया जाएगा। हिमालय पढ़ाएंगे तो हिमालय में जाकर पढ़ाएंगे, नदियाँ पढ़ाएंगे तो नदियों में जाके पढ़ाएंगे। तो भारत दर्शन के इस एपिसोड में आप धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। कैसा लगा एपिसोड, इसके बारे में आपको बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पर देनी है। धीरे धीरे और भी आपके जो सुझाव आएंगे उन पे हम काम करेंगे और देश के विभिन्न भागों में जा कर के आपको इस पहल से अवगत कराएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।